जहाँ हर रंग में छिपी है कहानी, जहाँ हर बात में बसी है परंपरा की खुशबू, जहाँ की मिट्टी में है संस्कृति, संगीत और शौर्य की अनगिनत कहानियाँ, ऐसा है हमारा अपना राजस्थान। नमस्कार, राम राम सा, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में मैं हूं आपके साथ प्रणय भारद्वाज और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। और बिल्कुल सही कहा प्रणय ने कि राजस्थान की मिट्टी की अलग ही बात है। राजस्थान की मिट्टी का कण कण अपनी अलग वीर गाथाएं गाता है और इसी मिट्टी से जन्मी है हमारी आज की मेहमान, जिन्होंने स्क्वैश खेल में राजस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। तो आइए बिना वक्त गवाए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान का, जो है राजस्थान की बेटी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी और वर्तमान में भारतीय स्क्वैश टीम की कोच सुरभि मिश्रा का। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अलबेलो राजस्थान में। धन्यवाद आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार प्रणय जी। तो प्रणय, आज सुरभि हमारे साथ इस मंच पर आई हैं, तो खेलों के बारे में बहुत सारी हम बातें करेंगे और खेलों के साथ फिट कैसे रहा जाता है, क्योंकि खेल हमें फिट रहने की सलाह देते हैं, सीख देते हैं और एक अच्छी दिनचर्या को अपनाने की भी सलाह देते हैं। तो बहुत सारी बातें होंगी। बहुत सही कहा आपने प्रज्ञा जी। तो उसके पहले हम एक छोटी सी क्लिपिंग देखेंगे, जो हमने आपकी जो पल कैमरे में कैद किए हैं उनकी एक छोटी सी क्लिपिंग बनाई है। तो पहले वो देखते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला और भी जारी रखेंगे। बिल्कुल, आइए। तो सुरभि, आपकी जो छोटी सी झलक देखी, इसमें आपने कई जितने भी पल जिए हैं मैच के दौरान, उनकी एक छोटी सी झलक थी। तो स्क्वैश आप खेलती आ रही हैं कुछ समय से। अब राजस्थान और स्क्वैश की अगर बात करें तो ये सिक्के के दो पहलू नज़र आते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो स्क्वैश इतना पॉपुलर है नहीं, बट हाँ, आप जैसे जो सितारे जन्मे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे राजस्थान का नाम ऊंचा किया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्क्वैश आपके अंदर कब पनपा, कब इसके प्रति खेलने की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हुई? जैसे कि अभी आपने कहा स्क्वैश जो राजस्थान में नहीं खेला जाता है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ से हमारे जो अभी के मेडिकल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी खिमसर, वो खुद भी इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर रहे हुए हैं। अच्छा। पद्मश्री भुवनेश्वरी कुमारी हैं जो प्रिंसेस अलवर हैं, वो भी राजस्थान की हैं, बट वो इवेंचुअली दिल्ली से। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने स्क्वैश खेला है, बट वो सिर्फ अपने स्तर से खेला है। मैं अपने लिए भी वही कहूँगी कि मैं फॉर्चुनेट थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये गेम खेलने दिया और चीज़ आगे बढ़ी। बट उस समय यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। मैं आज भी कहूँगी कंपेयर टू अदर स्टेट्स, आज भी हमारे पास स्क्वैश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। तो मेरी शुरुआत हुई थी करीब 10 या 11 साल की थी मैंने सारे गेम्स खेले। बेसिकली मैंने स्पोर्ट्स इसलिए शुरू किया, आई एम अ बॉर्न एस्थमेटिक चाइल्ड। अच्छा। तो मैंने 2 साल की उम्र पे मुझे शायद पहला अटैक आया होगा। तो मेरे पेरेंट्स को ये कहा गया कि एक्सरसाइज कराइए तो आप बेटर, मतलब बच्चे का जीवन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बिकॉज मुझे जेन्युइनली इतना प्रॉब्लम होता था कि मेरी क्लास अगर 3rd 4th फ्लोर पे थी तब, तो मुझे एक स्ट्रेच में चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी जब छोटे थे तब। बट बिकॉज मैंने स्विमिंग स्टार्ट की, मैंने हर तरीके का गेम खेला जस्ट टू स्टे फिट, उसमें से स्क्वैश स्टक मोर, मैं ये कहूँगी। जैसे कि हर घर में इंडिया में जो भी बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, वो क्रिकेट जरूर खेलता है। मैंने भी क्रिकेट खेली है। मेरे फादर खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। जो मेरे कोच रहे हैं रोनी शर्मन, वो भी खुद क्रिकेट खेले हुए हैं। मेरे फादर राजस्थान यूनिवर्सिटी कैप्टन भी रहे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ खेलना चाहते हो, तो मैंने कहा हाँ।
तो उन्होंने कहा फिर बेटा इंडिविजुअल गेम खेलिए। अच्छा। तो स्क्वॉश फिर मैं खेलती रही जस्ट फॉर लाइफस्टाइल, अच्छा। नथिंग एल्स। हाँ, हाँ। अशोक क्लब जयपुर में जो है उसके स्विमिंग पूल के बगल में ही स्क्वॉश कोर्ट था, तो बॉल की आवाज आ रही थी, अगर आप स्क्वॉश देखी हो तो बहुत तेज आवाज बहुत आती तेज है आवाज स्क्वॉश। हाँ। तो मैं ये देखती थी क्या करते रहते हैं लोग, तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती थी उनको। देखते देखते जब उनका ब्रेक हुआ तो आप अंदर घुस गए, बॉल मारने लगे। वो कहीं ना कहीं मेरे जो कोच हैं, मेरे अंकल भी हैं, मेंटर भी हैं, मिस्टर रोनी शर्मा, उन्होंने देखी, उन्होंने कहा पसंद आता है, तो मैंने कहा हाँ, बोले खेलो। हाँ। तो जब उनका ब्रेक होता था खेलने लगे। तब राजस्थान में एक टूर्नामेंट हरीशचंद्र गोलचा के नाम से गोलचा जी ने कराना शुरू किया। तो वहाँ मैंने पहली बार स्क्वॉश प्रोफेशनल क्या होती है वो देखा। तो अच्छा। पहला उसमें अंडर 19 इवेंट था, तो हम तो 10-11 साल के बच्चे थे, जयपुर में था, सबने कहा खेलो, तो हम खेल लिए। तो मैं बहुत बुरा हारी, मतलब शायद मैंने एक ही पॉइंट बनाया होगा 3 गेम में। अब अच्छा। मेरा जो एक नेचर है वो बड़ा अलग है, मैं हार कैसे गए आप। तो मैंने उस दिन ये सोच लिया कि भाई मैं जीतूंगी अब इस खेल में। तो वहां से एक सफर शुरू हुआ स्क्वॉश का। काफी लोग जो हमारे नेशनल सर्किट के थे वो आए थे, तो उन्होंने भी देखा। उस समय हमारे नेशनल कोच साइरस पहुंचा थे, उन्होंने देखा, उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स को कहा कि शी इज गुड, आप सर्किट खिलाइए इसे। तो शायद वहाँ से कुछ शुरुआत हुई। बट मैं फिर भी ये कहूँगी कि मेरा एक्चुअल टर्न जो स्क्वॉश में आया वो आया 2003 में। क्योंकि मैंने 2001 में तो मैंने शुरू किया ही था, तो मैं खेली, मेरे को उसी साल अंडर 13 में शायद ब्रॉन्ज मेडल भी रहा होगा। बट जो मेरा 2003-04 से जो सफ़र शुरू हुआ वो एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि टुवर्ड्स द पैशन गोइंग टुवर्ड्स प्रोफेशन जिसे कहेंगे, वो सफ़र शुरू हुआ था। उससे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं एक ट्रेनिंग हम बहुत करते थे, लेकिन वो ये होता था कि एक बच्चे को कोई चीज़ पसंद है और वो उसको कर रहा है। और दूसरा सर, अगर सर्किट खेलते हैं आप तो साल में कम से कम 2 से 3 महीने अगर आप स्प्रेड आउट करेंगे तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो एक 7th-8th स्टैंडर्ड का बच्चा इसी में भैया बम्बई दिल्ली घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बिल्कुल। अच्छा। एक छोटी बच्ची 11-12 साल की जिसने स्क्वॉश खेलना स्टार्ट किया, फिर भारत का प्रतिनिधित्व किया एशियन गेम्स में। जब पहली बार आपको ये पता चला कि मुझे भारत का नेतृत्व करना है, अपने देश का नेतृत्व करना है एशियन गेम्स में, क्या वो मनोदशा रही होगी? क्योंकि 11-12-13 साल का एक बच्चा छोटा ही होता है, तो वो उस एक स्ट्रेस भी होता है। किस तरह की मनोदशा रही और क्या आपके मन में भाव थे और उनको किस तरह से आपने एक मुकाम हासिल किया? फिर 2004 की बात कहूँगी मैं, जैसे कि अभी मैंने कहा 2003-04 से चीज़ें चेंज होने लगी। जी। हम थोड़ा सा ये भी कहेंगे कि हम बड़े होने लगते हैं, हम मैच्योर भी होने लगते, 13-14 साल के हम हो गए थे उस समय तक। बट जो सबसे बड़ा चेंज था सर, वो ये था कि हमारी ट्रेनिंग बदल गई थी। वो सिर्फ उस तरीके की नहीं रही थी कि आप एंटरटेनमेंट के लिए या फिट रहने के लिए खेल रहे हैं। तो 2004 की ये बात है, उस साल मैंने अपना पहला जूनियर नेशनल जीता था अंडर 15। अच्छा। दीपिका पल्लिकल जो हमारे स्क्वॉश के पद्मश्री भी हैं, वो और मैं साथ के इकट्ठे खेले हुए दोस्त हैं, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं और बेस्ट ऑफ राइवल्स कह लीजिए, हम वो भी रहे। तो मैं उनसे 4 फाइनल हारी थी। अच्छा। नेशनल फाइनल खेलने से पहले अलग इवेंट्स में मैं उनसे 4 फाइनल हारी थी और वो नेशनल मेयो में हुआ था। अच्छा। वहां जब मैंने उन्हें हराया तो वहां से चीजें काफी बदलनी शुरू हुई। जी। उसी साल हमारी एक जो आपने एशियन चैंपियनशिप का नाम लिया वो हुई 2004 एंड में या 5 जनवरी में। जी। तो वो अंडर 19 टीम की थी। तो उसमें मैंने और दीपिका ने हमने हमारे सारे सीनियर्स को हरा के, मतलब आज से 6 महीने पहले जब ये ट्रायल हो रही थी तो हमारे कोच ने जब हमें ट्रायल का लेटर भेजा था तो ये कहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस अच्छा फॉर यू बोथ एंड यू नो मस्ट प्ले द ट्रायल्स, बिकॉज एक ट्रायल खेलना सर एक टूर्नामेंट खेलने से बहुत अलग होता है। उसका जैसे आपने कहा एक प्रेशर ही अलग होता है। बिल्कुल। तो वो ट्रायल थी हमारी, तो उसमें हम क्वालिफाई कर गए। वी वर द यंगेस्ट टीम
एंड हमारे पास सिर्फ एक जोशना थी जो अंडर 19 के 18 साल की उम्र की थी, जोशना चिनप्पा। जी आई थिंक दैट चेंज्ड एवरीथिंग। एंड जैसे कि आपने कहा, मेरे पास आज तक वो टी शर्ट है जो मेरी पहली इंडिया की टी शर्ट थी। जी हम ट्रायल में जीते, हमने अपनी जगह बनाई। तो वो क्षण तो सर देखिए, मुझसे बहुत लोग बहुत ये सवाल करते हैं कि खेल से क्या मिला सर। वो चीज जो खेल दे सकता है आपको, कोई नहीं दे सकता कि जब आप पोडियम पे खड़े हों और आपका राष्ट्रगान बजे और आपका झंडा ऊंचा हो। बहुत सही बात है, बहुत उससे बढ़िया। आज भी सर जब बताते हैं तो भी हमें गूज़बम्स आते हैं। हाँ। इससे अच्छा पल मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में तो कोई और चीज नहीं देती है। जी जब भारत का सर आप गर्व से ऊंचा करते तो उससे गर्वित पल बढ़िया और हो नहीं सकता। जी बिल्कुल सर, वो एक मोमेंट ही ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से आपके आसपास का नॉइज भी आपको नहीं सुनाई नहीं देता है। और सुनाई जब आप बिल्कुल। पहली बार वो करते हैं तो सर मेरे हिसाब से देयर आर नो वर्ड्स दैट आई कैन एक्सप्रेस कि व्हाट डू आई फील एंड हाउ डू आई फील। जी और अब तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब ने खिलाड़ियों के लिए जैसे बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं। आप खुलकर अपना प्रदर्शन कीजिए और जो श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी दरवाजे खुले हैं। मैं सर ये कहूंगी पिछले 12 से 10-12 साल में जो चेंज है स्पोर्ट्स का, मतलब मैंने वो चेंज उससे पहले इतना देखा नहीं। बिल्कुल। जी ना खाली मतलब जो जीत गया है उसके लिए ही नहीं सर, जो तैयार हो रहे हैं उन पे खर्चा हो रहा है। क्योंकि सर खिलाड़ी बनने के बाद तो सर सब आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल। पीवी सिंधु को पीवी सिंधु बनने के लिए जो चीज चाहिए हाँ। जी वो मिलने लगी सर। बनने के बाद तो सर सब कुछ अवेलेबल हो ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स द प्रोसेस। बिकॉज सर खाली एक प्लेयर नहीं, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं सर, एक वो जो पूरी चीज बदलते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। उनकी जी। जिंदगी बदलती है। जी वो अपना सब कुछ छोड़ के उनको उस बच्चे के पीछे लगना पड़ता है। आप चाहे पीवी सिंधु की लीजिए, चाहे आप साइना नेहवाल के लीजिए, बिल्कुल। चाहे आप, मैं आपको बोल रही हूँ, आप किसी भी इंडियन प्लेयर का अगर आप उठाएंगे या फॉरेन प्लेयर भी, मैं कहूंगी, उसकी फैमिली को जिस चीज के थ्रू निकलना पड़ता है, हाँ हाँ आई डोंट थिंक एनी मॉनेटरी थिंग कैन एवर चेंज दैट। बिकॉज सर जब वो हमारे पीछे लगे हैं, उन्हें ये पता हाँ। नहीं है। हाँ हाँ 100% गारंटी किसी की नहीं होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक चीज कहती हूँ कि जब पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी हमारे ISI ये लोग होते हैं सर, इनको भी 5 चांस मिलते हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल हमारे सही बात को है। सिर्फ 1 चांस मिलता है। हाँ 4 साल बाद हमें पता भी नहीं होता है सर हम उस चांस के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। परिवार की आप बात कर रही हैं, आपके परिवार ने कितना सपोर्ट किया? सर मैं आज जो भी कुछ हूँ, आज आपके सामने बैठी हूँ, हाँ। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, मेरे पेरेंट्स, अच्छा मेरे माता पिता। हम 2 बहनें हैं सर, अच्छा। और हम राजस्थान से आते हैं। हाँ। यहाँ पे लड़कियों को उस तरीके से अनकन्वेंशनल चीजों में आगे बढ़ना, और जब आज से 10, 12, 15 साल पीछे आप जाएंगे वो और भी डिफिकल्ट था। मैं तो आज भी उसे कंपेयर टू अदर स्टेट्स डिफिकल्ट मानती हूँ। बट आज से 15 साल पहले एक ही बात होती है, कहाँ लड़की को इसमें लगाया है, पढ़ाओ लिखाओ हाँ। शादी करो। शादी करो बिल्कुल। जी। तो मैं सर कई फंक्शंस में ये चीज सुनी है। लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बदलाव आ गया है अब। बहुत, मैं जो कह रही हूँ सर, बहुत बदलाव है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद की एकेडमी में देखती हूँ सर, अगर 100-125 बच्चे खेलते हैं तो उसमें 50 से 60 अगर लड़कियां खेल रही है, मेरी जीत वो है सर। बिल्कुल। मैं उसे जीत मानती हूँ। मैं किसी और चीज को अपनी जीत ज्यादा नहीं मानती। मैं इस चीज को मानती हूँ कि मुझे राजस्थान और अपना घर छोड़ करके चेन्नई जाके रहना पड़ा, क्योंकि हमारी नेशनल एकेडमी वहाँ है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जी तो हम लोग को वहीं रहना पड़ता था। ना हमें सर वहाँ का खाना समझ आता है, ना हम उनकी बोली जानते हैं। जी हाँ। वो एक, जैसे आपने पेरेंट्स का कहा, वो चेंज करना एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है सर एक फैमिली के लिए। वो अपना सब कुछ छोड़ करके एक आपके लिए, आपके चक्कर में मैं वर्ड यूज करूंगी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल टू विच दे आर ओनली लेटिंग यू लिव देयर ड्रीम। जी बिल्कुल। हमारे माता पिता ही होते हैं जो हमारे सपनों को पंख देते हैं। Correct. अभी वर्तमान की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, आप बता रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था एशियन गेम्स में, उस वक्त 2004 और 5 की बात बता रहे हैं आप। जी, पहला उस बार जब मैंने इंडिया खेला था वो 2004 था। जी। फिर देन आई वेंट ऑन टू प्ले टिल 2010-11, तो जी वो अलग। उस वक्त रिसोर्सेज बहुत कम थे,
थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, उस वक्त भी आपने भारत को कांस्य पदक दिलाया था। किस तरह की तैयारी आपने की, किस तरह के रिसोर्सेज आपको मिले, और क्या आपकी जो तैयारी की पूरी थी वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो अभी भी स्क्वॉश खेलना जो चाहते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज अब बहुत है, उस वक्त बहुत कम थे। तो रिसोर्सेज मायने नहीं रखते, आपकी कड़ी मेहनत मायने रखती है। बिल्कुल, कड़ी मेहनत और एक प्लानिंग, एक सिस्टम की प्लानिंग एक खिलाड़ी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने कहा, मेरे को चेन्नई मूव करना पड़ा क्योंकि हमारी नेशनल फेडरेशन वहाँ है, तो हम वहाँ मूव करे। सर, हम कम से कम दिन के 5 से 5-5.5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, सुबह 2.5 घंटे, शाम को 3-1 घंटे, उसके अलावा हम जिम करते हैं। सो जो वो चीज़ें हैं एक प्लेयर को डेवलप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके साथ ही साथ जो हम खाते हैं, it's 80% of that and 20% of your work that you put. When 80% of what you put inside and then the 20% that you do it for the outside, जिसे हम कहते हैं। तो सर, खाली ट्रेनिंग ही नहीं, खाली स्क्वॉश कोर्ट पे समय बिताना नहीं सर, उन बहुत चीज़ें चेंज हुई। यहाँ पे जब मैं थी तो सर बहुत बेसिक चीज़ें करते थे हम, कि हमने स्क्वॉश खेल लिया, सुबह दौड़ लिए। वहाँ जाके मैम सिस्टम बदल गया पूरा जी। हम सुबह उठते थे, क्या खाना है, अब इतना पानी पीना है, अब इतना नट्स खाना है, या इतना प्रोटीन लेना है, वो सारी चीज़ों से शुरू हुए हम, जो कि यहाँ पे नहीं पता था, ना इतना समझ आता था। बिल्कुल। फिर वहाँ से सर उन्होंने हमें ट्रेनिंग की, हमारे फॉरेन कोचेस थे, नेशनल कोचेस थे, उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की। मतलब मैं आज ये कहूँगी कि एक प्लेयर बनता है तो सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, उन सबकी मेहनत से बनता है सर। जो कि सर हमें सुबह 6 बजे कोर्ट में मिलते थे जी। और सिर्फ वो एक शॉट सही कराने के लिए 500 बार एक ही जगह बॉल डाल रहे हैं, बिल्कुल, कि मैं वो शॉट अच्छे से खेल पाऊँ मैच में या अपनी ट्रेनिंग में। तो सर उस तरीके का जब सिस्टम डेवलप हुआ, तब जाकर के हम एक मेडल जीतने की स्थिति में आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मेडल जीत जाएंगे, हम उस स्थिति में आते हैं कि हम लोग सोलो करते थे सुबह, फिर हमारे साथ कोच कोर्ट पे उतरता था, फिर उसके अलावा कभी हम कोचिंग करते थे या कभी हम रनिंग करते थे मॉर्निंग सेशंस में, कभी हम लोग जिम जाते थे। एंड दिस इज ऑल, आज हम ये बॉडी पे वर्क करेंगे, आज हम उस बॉडी पे। तो एक बहुत, जिसे मैं कहती हूँ ना, स्कूल में जाते हैं तो एक मैथ्स का पीरियड है, एक साइंस का पीरियड, स्पोर्ट्स इज एग्जैक्टली लाइक दैट। इट्स आपकी बॉडी को आज किस चीज की जरूरत है और कितनी जरूरत है, दैट इज स्पोर्ट्स। जैसे एक बहुत आसान लगता है, कोर्ट में डाल दो और खिलाड़ी निकलेगा, ये नहीं, एक बहुत सिस्टम है। और सर आज की डेट में तो मैं कहूँगी ये सिस्टम बहुत चेंज्ड है, एंड इट्स अ वेरी tedious place to be. You have to love to put your body through that. आपने बिल्कुल सही बात की। मतलब एक पॉइंट पे बॉल को लगातार फेंकना या हिट करना, वहाँ पे उस पॉइंट पे जाके बॉल लगे, ये अपने आप में बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है। और कुछ देर पहले आपने पोषण की बात की कि भी एक बहुत अच्छी डाइट होनी चाहिए, तो खिलाड़ी के लिए उस डाइट को लेना और थोड़ा सा डाइट से बाहर जाने में अपने आप को कंट्रोल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और लेकिन एक बात और भी ध्यान आ गई, हाल ही में आप डाइट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ डाइट आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हम जैसे आम लोगों के लिए भी ज़रूरी है, और जो आम पब्लिक है जो हमें देख रही है इस समय, उनके लिए भी डाइट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में एक पोषण पखवाड़ा आज से आरंभ हो रहा है अगले 15 दिन के लिए। और जैसा कि पहले मैंने आपसे बताया था कि अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब ने मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया था। इसमें मोटा अनाज किस तरह से हमारे अंदर के पोषण को बढ़ा सकता है, इस पर जोर दिया गया था। और प्रज्ञा, अब जो पोषक तत्वों की बात हो रही है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे घर में जो बच्चे हैं, अब वो क्या बनने वाले हैं वो तो आगे की बात है, लेकिन हम उन्हें अभी से सही पोषण देंगे, सही पोषित करेंगे, उनके शरीर को सही विकसित होने की एक जगह मिलेगी, एक सही डाइट मिलेगी, उसके लिए भी ये कोशिश जारी है। और इसके लिए एक पोषण ट्रैकर ऐप भी लॉन्च की गई है। ये गवर्नमेंट की ऐप है, इसे लॉन्च करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, और इस तरह से हमारा पोषण भी अच्छा हो सकता है, बच्चों को भी अच्छी तरह पोषित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आजकल का जो यूथ है या बच्चे हैं, वो ज़्यादातर जंक फूड पे डिपेंडेंट हो गए हैं, जंक फूड को अपनी हैबिट में शामिल कर लिया है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे आजकल की युवा पीढ़ी को, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस तरह का खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो एक अच्छी डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में आप एक खिलाड़ी
हैं जिसको खाने पीने के एक बहुत अच्छे तरीके पता होते हैं, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, तो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। प्रज्ञा जी, जैसे कि अभी आप दोनों ने कहा कि जंक फूड, वेयर डज इट स्टार्ट? घर से। बिल्कुल। सबसे पहला आप टेस्ट कराएंगे ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा जी, क्यों खाएगा? जैसे कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये मिलेट, जो अपन मिलेट्स ईयर का है सर, एक फूड की, मैम एक फूड की एक सिंपल चीज है, जहाँ के आप पैदा हुए हैं, आप वहाँ का आप स्टेपल खाएंगे, आप कभी मोटे नहीं होंगे। बिल्कुल। खाना इज वेरी सिंपल। आपकी बॉडी जिस जगह की है, जिस जेनेटिक्स के आप हैं, आप उस चीज को खाइए। हम लोग क्यों why are we going towards obesity in kids? ये हमारा खाना नहीं है सर। जी, हमारा खाना है ही, आप अंकुर दाल खाइए, बिल्कुल, आप अनाज अच्छा वीट खाइए, या आप अच्छा ज्वार खाइए, आप जो भी जो पसंद आए। देयर आर एम्पल नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब मैं ये कहूंगी कि एक चीज नहीं है, ऐसा नहीं है आपको रिपीट करनी पड़ेगी उसे। आपके पास 150 तरीके की वैरायटी आएगी। सबसे पहली बात है सर, इट ऑल स्टार्ट्स एट होम। हाँ, बिल्कुल आज मैं मेरे घर में किसी को खाते हुए देखूंगी तो ही मैं खाऊंगी। बिल्कुल। तो ये हम लोगों को फॉर अ हेल्दी फ्यूचर एंड अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा इज द ओनली कंट्री, वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ यूथ। दिस इज द फ्यूचर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज आप उस फ्यूचर को आज ये सारी चीजें समझाएं कि क्या खाना है और क्यों खाना है। सबसे बात है मैम, आजकल बच्चा बहुत तेज है। बिल्कुल। नहीं खाने के भी रीजंस अच्छे दीजिए और खाने के भी रीजंस अच्छे दीजिए आप, तो वो समझेगा। Nobody wants to spoil their life, and today's kids especially, they all want to live a good life. So आप उनको एक्सप्लेन कीजिए। जो ये आप ऐप बता रहे हैं, जो पोषण ऐप है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। घर में ही एक ऐप से, आज के पास सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है, आप उसको राइट नॉलेज की तरफ डालेंगे। बिल्कुल तो सही आई कहा एम 100% श्योर कि वी मे नॉट गेट 100% रिजल्ट, बट अगर हम 50% भी लाते हैं तो वो 50% आने वाले 50% को सही रखेगा। बिल्कुल। आज जैसे एक सिंपल बात है, जिसके घर में बच्चा पूजा होते हुए देखता है, या चर्च जाते हुए देखता है, नमाज पढ़ते हुए देखता है, वो बच्चा घर से ही उन चीजों को फॉलो करता है, वहीं से फॉलो करता, सीखता है। इट्स द सेम थिंग। एंड आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा जो हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस नॉलेज को देने के लिए, पेरेंट्स के बाद स्कूल्स हैं। द राइट नॉलेज इन लोगों को मिलनी चाहिए कि भाई यही खाने से अच्छा है और ये खाने से गलत है। ये मैं कहना चाहूंगी कि हमको भी किसी ने ये नॉलेज दी थी क्या सर? हम भी बच्चे ही थे, हमें भी पेस्ट्री खानी थी जब हमारा दोस्त खा रहा है, या कोल्ड ड्रिंक पीनी थी जब हमारा भी दोस्त पी रहा है। बट हमें ये समझा दिया गया कि भाई ये खाओगे तो ये सफर करेगा, इट इज योर चॉइस what you want to do। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि भाई पोषण ट्रैकर ऐप है और सरकार की ओर से आपको ये मुहैया कराई गई है। जाइए, मोबाइल का फ़ायदा उठाइए और इस ऐप पर जाकर देखिए कि कितना फ़ायदेमंद मोटा अनाज है। जो जीभ का चटकारा है ना, वो तो हर जगह आपको ले जाएगा, लेकिन जो बारीक चीज़ आप खा रहे हैं, बहुत बारीक खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचा रही है जंक फूड के रूप में। थोड़ा सा मोटा अनाज खाएंगे, उसका भी स्वाद लेके देखिए, बच्चों को अपने घर में उसको चखाइए और उनको आदत डालिए कि वो मोटा अनाज खाएं, ताकि आने वाला जो समय है उसके लिए उनका शरीर उतना मजबूत बन सके। और बिल्कुल प्रणय, राजस्थान की तो एक खास बात ये भी है कि राजस्थान में हर मौसम के हिसाब से खाना होता है। सर्दी का खाना बाजरा, गर्मी की अगर जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, जौ खाइए, मक्का खाइए, आपके लिए हेल्दी भी है और आपके पाचन को बहुत अच्छा बनाता है। तो जैसा आप बात कर रहे थे, मोटा अनाज खाना बहुत जरूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सुरभि जी, ये तो अभी यात्रा चली, जैसे प्रज्ञा ने बताया कि एशियन गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया, फिर उसके आगे कहाँ, अगली सीढ़ी कौन सी थी? 2011 एंड में मुझे एक इंजरी हुई। उस इंजरी में मेरे एंकल में, मैं यही कहूँगी, आई थिंक लेस नॉलेज वाज अ वेरी बिग रीजन फॉर द इंजरी टू गेट प्रोलॉन्ग। चोट लग गई, उसका ध्यान नहीं दिया, फिर खेलते रहे, फिर जल्दी से वापस आने की जल्दी, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल पे होते हैं, उस समय आप पीक पे थे, तो आपको लगता है यार ठीक हो जाएगा, जल्दी कर लेते हैं। तो वो आई थिंक जल्दीबाजी कहूंगी मैं।
उससे मैं आई हैड टू बी आउट आफ्टर अ सर्जरी फॉर अबाउट अ ईयर, देन कमिंग बैक बिकेम अ लिटिल टफ। मैं वापस से एक बार ट्राई किया, तो मेरे को डॉक्टर ने ये कहा कि सुरभि, यू हैव टू गिव इट सम टाइम, साल भर दीजिए। एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे, उन्होंने कहा आप साल भर दीजिए, अपने आप हील करेगा, अब आप इसको पुश मत कीजिए। तो ऐसा ठीक है। मैंने जीआरई का एग्जाम दे रखा था, तो वो मेरे पास स्कोर था, तो ऐसे चलो यार एक साल जब खेल नहीं सकते हैं तो पढ़ाई करके आ जाते हैं। उसी बीच में जो हमारे उस समय नेशनल कोच थे, जो मेरे भी नेशनल कोच थे, साइरस पोंचा, उनका मेरे पास कॉल आया, 2013 की बात है, कि सुरभि, आर यू अवेलेबल टू मेंटर द जूनियर टीम फॉर अ व्हाइल since you are not playing, तो right now you are not. I said ठीक है, no problem. Since I had that 2-3 महीने, तो ऐसा चलिए ठीक है, no problem sir, I'll come along and whatever I can do. That team, I think आपने पिक्चर्स में भी था शायद, हम लोग जॉर्डन गए थे, and उस टीम ने मेरे ख्याल से 8 या 9 मेडल जीते, वेरियस कैटेगरीज में बच्चे गए थे, एंड उस समय वो मोस्ट सक्सेसफुल था। उसके बाद हमारा एक और स्टिंग मकाओ में रहा, विच वाज द मोस्ट सक्सेसफुल टिल डेट बाय एन इंडियन टीम। तो आई थिंक वो क्लिक, बच्चों के साथ क्लिक, बिकॉज आई वाज मच क्लोजर टू देयर एज। और एक क्या होता है मैम, जो उससे गुजरा होता है वो एक्सप्लेन थोड़ा बेटर करता है, बिल्कुल, और बच्चा उससे रिलेट कर जाता है। सो आई थिंक दैट वर्कड इन माय फेवर। आई थिंक फिर वो एक, मैं कहूँगी कॉलिंग की तरीके से चीज़ हो गई। इट्स चलता गया, फिर उनका भी चलता गया। इतने में मैं जयपुर आई, तो कुछ बच्चे उस समय अच्छा खेल रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो ऐसा देखिए मैं इतना तो मैं नहीं खेल पाती हूँ अब, क्योंकि मेरे दर्द रहता है। आई कैन मे बी हफ्ते में 2 दिन मैं आती हूँ, आपके साथ खेलूंगी। फिर मैंने ये देखा, ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बट इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, बस वो खेल रहे हैं, बट कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर मैंने क्लब को कहा कि आप एक काम कीजिए, 3-4 घंटे के लिए बच्चों को खेलने दीजिए। जैसे मैंने आपको टूर्नामेंट के बारे में भी बताया था, वो टूर्नामेंट 2008 तक या शायद 9 तक कंटिन्यूस होता था, फिर क्लब ने बंद कर दिया जी। तो ऐसा चलिए मैं इसको रिवाइव करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक वो ये चीज़ थी कि ये बंद चलती रहती तो और बच्चे निकलते, पर चलिए वो बंद हो गई, तो मैंने कहा चलिए अब वापस चालू करेंगे। तो मैंने कहा जब है यहाँ पे और सब सिस्टम चल रहा है, तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड विद सुरभि मिश्रा स्पोर्ट्स फाउंडेशन, कि मैंने एक ये सोचा कि एक सिस्टम जब तक नहीं आएगा, बिल्कुल सही, एंड मे बी मैं MBA करके एक अच्छी कॉर्पोरेट और वट एवर जॉब आई वुड हैव गॉट और आई वुड हैव डन, बट मेरे मन में हमेशा ही रह जाएगा कि आई डिडंट डू इनफ फॉर द गेम दैट गेव मी, मतलब मैं उस गेम के लिए अगर कुछ नहीं करूं जिसने मुझे सब कुछ दिया है, तो वो मेरी तरफ से एक मुझे अंदर से लगने लगा कि यार ये मतलब अगर आज हमारे हाथ में है तो ये मुझे करना चाहिए। सो वहां से फिर मैंने एकेडमी सेटअप्स चालू करवाए कि एक सिस्टमैटिक बच्चा जाए। उसके बाद सर हमारे राजस्थान से हर साल एक बच्चा इंडियन जूनियर टीम में खेला। बहुत बढ़िया बात है। हर साल हम इवेंट कराते गए। सीनियर नेशनल्स मैंने इसलिए कराया कि बच्चे टॉप प्लेयर्स को देखे, बिना देखे कि क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ पता नहीं चलता। हमने भी देखा तभी तो हम गए उसकी तरफ। सो आई थिंक दैट्स वेयर इट चेंज्ड। एंड उसके बाद फिर उस समय की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, तो क्या है 2006 में सैफ गेम्स में जब मुझे मेडल मिला था तो उससे पहले हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि गोल्ड आएगा, तो सैफ में हमें गोल्ड था जी, तो जो मांगोगी वो दूंगी। अच्छा तो जो मांगोगे वो देंगे। ऐसा ठीक है मैम। फिर वो मुझे मिली तो उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मेडल आए। तो मैंने कहा अभी नहीं, जब कभी मुझे कुछ, अभी तो मिल रहा है जो मिल सकता है, पर जब कभी मुझे कुछ चाहिए रहेगा तो मैं आपसे मांगने आऊंगी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो उन्हें भी याद रहा और वो मुझे भी याद रहा। तब मैंने उनसे कहा मैम एक ऐसा सेंटर बनाइए जिससे कि राजस्थान के बच्चे को राजस्थान से बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे वो शुरू में बहुत मुश्किल होता है सर, मेरे पेरेंट्स मांग बड़ी अच्छी थी। हाँ तो सर मैम आप एक ऐसा सेंटर बनाइए। तब सवाई मानसिंह स्टेडियम में उन्होंने बजट घोषणा करी कि हम एक PPP मॉडल पे स्क्वॉश की एकेडमी चलाएंगे, जो आज के नाम में राजस्थान स्क्वॉश एकेडमी के नाम पे चलती है। और सर मैं ये कहना चाहूंगी आज बहुत अच्छा लगता है मुझे, 100-150 बच्चे खेलते हैं और रोज कोई ना कोई इंडिया के हम हर कैटेगरी में टॉप 5-6 में
8 में बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, और राजस्थान की विमेन्स टीम नेशनल गेम्स में पिछले 3 बार से मेडल ला रही है, जहाँ पे सिर्फ एक सुरभि मिश्रा राजस्थान के बैनर पे खेलते थे, बाकी सारे लोग अलग थे, और आज हम हर कैटेगरी में हैं। तो ये आपकी जो एकेडमी है किस साल से आने वाली पीढ़ी को उतार रही है मैच में? आई थिंक 2013-14 से पहले क्लब्स में हमने चालू की थी। और सर मैं ये कहूँगी 2007 में हाँ। मैंने नेशनल जीता, उसके बाद तो मेरे स्टूडेंट ने ही आके नेशनल जीता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। तो मैं ये कहूंगी कि वो एक ऐसा चीज था, आज मैं सर इसी चीज से सैटिस्फाइड रहती हूँ कि ये गेम चलता रहे। बिल्कुल। और बढ़िया, सर भी अच्छी बात। क्या, जैसे जो बच्चे स्क्वैश खेलना चाहते हैं, तो क्या कुछ आइडियल एज मानते हैं कि इस एज में बच्चे को खेल ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि भविष्य उनका बेहतर हो सके? मैम मैं ये कहती हूँ कि प्रज्ञा जी, किसी भी बच्चे को 2 या 3 साल पे आपको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, जिससे कि उसकी कोऑर्डिनेशन चीजें बने। तो उसमें आप बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसी चीजें जिसमें बॉल डाल रहे हैं, बॉल को पकड़ना आए, बॉडी बैलेंस करना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही आप रैकेट स्पोर्ट पे जाते हैं, एक 6-7 साल का बच्चा 6+ इज अ गुड एज, क्योंकि बच्चा डेवलप हो जाता है। आज का बच्चा मैं वैसे भी जल्दी डेवलप्ड है, एंड जो कि इंडियन बॉडी है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि 6.5 इज अ गुड एज, जिससे कि आप फिर स्क्वॉश के लिए आपको टाइम भी मिलता है टू डेवलप। देयर इज नो प्रेशर कि भाई घुसते ही नहीं तो एक रैट रेस में लग जाते हैं आजकल, आप सर्किट्स होते हैं, तो बच्चा एक प्रेशर में खेलता है कि उसे जीतना ही है। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे को उतना टाइम मिले कि उस गेम को भी एंजॉय करे, आए, मेहनत भी करे, सीखे, धीरे धीरे हम उसको डेवलप करें। वो मैं हर गेम के लिए कहती हूँ कि मैम आप क्यों अपने आप को सुबह 5 बजे, एक छोटा बच्चा क्यों उसमें घुसेगा जब तक वो उसको पैशनेट नहीं होगा, उससे वो पसंद नहीं होगा, उससे उसे प्यार नहीं होगा। बिल्कुल सही तो कहा। पहली चीज तो प्यार हो उस चीज से। हाँ। चाहे मैम कोई भी बच्चा हो, जिसको प्यार होगा वो तभी करेगा। और मैं आजकल जो एक पेरेंट्स का सबसे इजी होता है, मैं इसे ये बनाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं उनको देखती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ, सर या मैम, अगर ये लाइन आप ऐसे बोलें कि ये बनना चाहता है और हम इसके साथ हैं, तो आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम में पहुंच पाएंगे। कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा अपने आप में। बिकॉज सर आप बनाना चाहते हैं और वो बनना चाहता है, बहुत अलग चीज बहुत अलग चीज है। और जो बनना चाहेगा ना सर, आज मुझे इंडिया खेलना था तो वो मैंने मेहनत की, मेरे साथ उन्होंने मेहनत की। हाँ, बिल्कुल सही। तो मेरे सपने को आप अपना सपना बनाइए, रादर देन आपके सपने को मैं अपना सपना बनाऊं। अच्छा सुरभि, अभी बातचीत में आपने बताया चोट के बारे में बताया। अब एक खेल है, उसे एक व्यक्ति या बच्चा चुनता है तो बनता है खिलाड़ी, और उसे उपहार में मिलती है चोट। तो इस दोस्ती के बारे में आप क्या कहेंगे? चोट सर, एक वर्ड जो आपने कहा, उस खेल ने सर मुझे दिया भी बहुत कुछ है। हाँ, बिल्कुल। मैं उसको उस तरीके से लेती हूँ कि सर मे बी मेरा जर्नी एज अ प्लेयर उतना ही था, मे बी मुझे कुछ और चीजें करनी थी, बट इट्स अ डिफिकल्ट फेस। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैंने अपने आप को उस चीज से निकाल लिया। बहुत प्लेयर्स को मैं जानती हूँ जो उस चीज से कभी नहीं निकल पाते, एंड इट्स अ वेरी डीमोलराइजिंग सिचुएशन कि आपको पता नहीं है सर अब, क्योंकि इसके अलावा उस आदमी को कुछ आता भी नहीं है। वो एक बहुत छोटी सी उम्र से इसी चीज को करता है और अब वो नहीं कर पाता। इट्स लाइक सर आपको पढ़ना पसंद है और मैं किताब छीन लूं आपसे। बिल्कुल सही। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाती है इमोशनली एंड मेंटली। बट सर खेल है, हमें एक ही चीज सिखाता है सर, मैं आज हारूंगी और मुझे कल सुबह उठ के फिर वही करना है। बिल्कुल सही। तो मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाती। एक खिलाड़ी को, मैं बहुत लोगों को बहुत चीजें बोलती हूँ, आप पढ़ नहीं पाए, आप आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि गलत है। आपने कभी किसी खिलाड़ी को मेडल नहीं मिलने की वजह से, दे नेवर किल देमसेल्व्स। बिल्कुल। सो खेल सर हमको ये सिखा देता है कि देखो ये राह बदल गई है, पर करना तो आपको कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो हार तो सर कोई खिलाड़ी कभी मानता ही नहीं। डिमोलराइज हो सकता है, दुखी हो सकता है, बट वो अपनी राह अपने आप बनाने लगता है। लेकिन खेल ही आपको आगे बढ़ाता है, उत्साह और उमंग पैदा करता है। तो सुरभि, अब तक आपने जितने भी मैच खेले हैं, जिस दिन मैच होता था उससे ठीक एक दिन पहले का दिन कैसा होता था? सर
पहले जब शुरू में होता था तो एंजाइटी होती है, क्योंकि आपको सर पता नहीं, क्योंकि एक आपकी टीम का भी आप पे बोझ होता है। आप खेल तो इंडिविजुअली रहे, लेकिन आपके पीछे इंडिया लिखा है। हाँ, बिल्कुल। आपकी टैली चीजें डिसाइड करेगी। जी। तो सर पहले शुरू होता था तो बहुत एंजाइटी होती थी कि जैसे बार बार सर क्या करना है, मैम क्या करना है, आप सो जाते हैं यार, खाना खा लेते हैं यार। हाँ, अब जितना खेलते हैं थोड़ा कम होता है। बट सर मैं ये कहूँगी जब एक बार कोर्ट में घुस जाते हैं उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहता है, सिर्फ इस चीज को सुनने के लिए आप खेलने लगते हैं कि गेम एंड मैच टू सुरभि मिश्रा। वाह, अच्छा, बिल्कुल। सो इनिशियली अलग होता है। हाँ, जब आप छोटे होते हैं तो आप एक्चुअली एक्साइटेड एंजाइटी होती है कि खेल ले जल्दी से खत्म हो, जीते और खत्म करें। तो जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो दैट एंजाइटी चेंजेस टू प्रेशर। इट्स नॉट इजी, बट अगेन जैसे मैं कहती हूँ उसमें हमें सर काफी हेल्प करता है योगा, बिल्कुल। बहुत सही आपने ब्रीदिंग बात। इश्यूज, ब्रीदिंग। बहुत तरीके के सर साइकोलॉजिस्ट हम लोगों से बात करते हैं। जैसे मेरे कई फ्रेंड्स थे, या मैं खुद के लिए भी कई बार कहूँगी सर, कुछ एक पर्टिकुलर आदमी होता है उससे खेलने से ही आपको डर लगता है कि यार ये पता नहीं क्या है, खेला ही नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल। तो सर उस चीजों के लिए सर हमारे साथ लोग थे जो हमसे इनके बारे में बातें करते थे कि ऐसा क्या फील होता है, क्योंकि सर आप पहले जब छोटे होते हो ना, आपको कुछ एक्सप्लेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि सर क्यों डर लगता है, सर पता ही नहीं, आपका एक ही जवाब है। हाँ। मैं भी अभी किसी से पूछती हूँ तो वो भी मुझे ये कहता है, अरे क्या हो गया, पता नहीं। क्योंकि नहीं पता सर, नहीं पता होता। बट मैं ये कहूंगी कि आफ्टर अ वाइल हाँ, यू लर्न टू हैंडल प्रेशर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत सही बात है। हाँ, You learn to handle pressure. You understand that all you can do is अपना बेस्ट। बिल्कुल। अगर आप एंड रिजल्ट के लिए, आप छोटे होते हैं तो एंड रिजल्ट के लिए खेलते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं आप अच्छा खेलने, क्योंकि इफ यू प्लेड योर बेस्ट 99% यू आर गोइंग टू विन, 1% इज लक। बिल्कुल। मगर जो मुझे आता है, अगर वो मैंने अच्छा डिलीवर कर दिया, प्रीटी मच मेरा काम मुझे उतना ही आता है सर। तो ये तो मैच से पहले की जस्ट बात हुई, लेकिन अब ये पहला दिन बीत गया, अब आपको मैच खेलने जाना है, तो उस ऊपर वाले को याद करते हैं, आसपास कोई बड़ा बुजुर्ग होता है उससे आशीर्वाद लेते ऑफ कोर्स सर, मेरे हिसाब से कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा कि उसकी किसी में बिलीफ नहीं होगी। नॉट जस्ट गॉड, इवन कोई ह्यूमन ऐसा होता है सर हर किसी के लाइफ में जो जिससे बात करके डर खत्म होता है, जिसके साथ 2 मिनट आप बात कर लेंगे कि बेसिक बात भी हो जाएगी कि हाँ कैसे हो, खाना खा लिया, हाँ खा लिया, ये कर लिया। तो वो हमारे लिए कोचेज और मेंटर्स होते हैं, बिल्कुल। पेरेंट्स होते हैं कि भाई एक बेसिक चीज है कि हाँ ठीक है, हाँ खाना खा लिया। ये भगवान एक ऐसी चीज है सर जो ड्राइविंग फोर्स होती है, मैं ये मानती हूँ। जी जी जी। हमारी वही दिनचर्या, मैं तो यही करती थी, मेरे फ्रेंड्स भी, मैंने हाँ। जैसे कोई क्रिश्चियन है तो वो अपनी प्रेयर करके निकला है, हम हमारा एक छोटे से भगवान लेके जाते थे, छोटा जी, सा एक जी। अपना सेटअप बना के, हाँ। पूजा करके, हनुमान चालीसा पढ़ के, बिल्कुल। भगवान से ये मांग के कि भाई हाँ। जो सिखाया है वो अच्छे से कर दे कर दे, हाँ, हमारा और साथ साथ देना। रहना। हाँ। इसके अलावा मेरे ख्याल से हाँ, मैं सब अपने बच्चों को भी, जो जिनके साथ है, कि जो भी तुम करते हो इसके अंदर एक थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि सर मेंटली स्पोर्ट्स इज अ लॉट मेंटल टुडे देन एनीथिंग एल्स। तो सुरभि आप खुद भी बहुत अच्छे मैचेस खेल चुकी हैं, पदक ला चुकी हैं, आने वाली पीढ़ी को आप सिखा भी रही हैं। अब हमारे लिए तो आप कोच भी अच्छी हैं, खिलाड़ी भी अच्छी हैं, लेकिन सुरभि को क्या लगता है कि वो कोच अच्छी हैं या खिलाड़ी अच्छी हैं? खिलाड़ी। सर मैं ये कहूँगी कि मैं प्रोबेबली एक एज तक मैं अपने आप को एक बेटर प्लेयर मानती थी, क्योंकि सर मैं भी बहुत, कोचिंग और टीचिंग मैम सर एक ऐसा काम है जो आप जी। रोज सीखते हैं। खिलाड़ी आप खुद के लिए हैं, कोच एक ऐसी चीज है सर जो आप समय के साथ डेवलप करते हैं। क्योंकि सर हम भी कोचिंग सीख ही रहे थे, तो पहले तो मुझे लगता था कि यार प्लेयर में ही अच्छा है यार, अपना ही हेडेक है, यहाँ 10 चीजों का हेडेक है। And बिल्कुल। आप हारो जीतो, आप निकल के बाहर आओगे, रोगे, खत्म। यहाँ उस बच्चे को कैसे उस चीज से निकालना है, आई थिंक अ मोर टफर जॉब इज टू बी अ कोच। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक over the time I have become a better coach, because सर पहले
हमारी भी उनसे एक्सपेक्टेशन दिख जाती थी, पर अब जो है वो नहीं दिखती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, कुछ साल पहले तक मैं ये कहूंगी कि आई वाज अ बेटर प्लेयर, बट आज मैं ये कहूंगी कि जब मैं देखती हूँ वो बच्चे आज भी मेरे पास उन्हीं चीजों के लिए वापस आते हैं, तो आई विल से आई हैव इम्प्रूव्ड एज अ कोच, आई विल नॉट से एनीथिंग लेस और मोर। बाकी वो बच्चे आपको बेटर जवाब दे। इतने सारे मैचेस जो सुरभि ने खेले उसमें से कोई एक मैच ऐसा जो बहुत यादगार रहा हो कि भाई ये मैच मुझे कभी नहीं भूल सकती? सर हम लोग इंडिया में ही खेल रहे थे, वो मेरा लास्ट जूनियर इवेंट था, 2009 की बात होगी। मैं ये टूर्नामेंट 8 अगस्त को खत्म होता है और मैं 9 अगस्त को 19 हो रही थी, तो मेरा वो आखिरी टूर्नामेंट था और हमारा आखिरी चांस था उस टीम का कि हम एक मेडल जीत सके। तो जब हमने हांगकांग को, आई थिंक नहीं, कनाडा को जब मैंने हराया एंड वी मेड श्योर कि हम सेमीफाइनल्स में हैं और इंडिया को मेडल जरूर मिलेगा। आई थिंक आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। We are the only team that has a bronze medal at the World Championship. अच्छा। We are the only team still today, and I think मैम वो मैच में कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि पूरा भरा हुआ एकेडमी, हमारे कोचेस वहाँ बैठे हुए, जैसे स्ट्रेचिंग करा रहे हैं तो मैंने बोला, कुछ बोलने लगे, बोले यार आज कुछ नहीं है, बस जीत जाना है यार। हाँ सर। सो वो लोगों की खुशी, आई डोंट थिंक मैं वो चीज कभी भूल सकती हूँ। मैं बहुत सारे मैचेस अच्छे खेले हैं, बहुत सारे मैचेस बुरे भी खेले होंगे, बट वो एक ऐसा मैच है कि मुझे कभी नहीं भूलता कि दैट डे देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक्सपेक्टिंग, सिटिंग देयर एक्सपेक्टिंग मी टू विन सो दैट इंडिया, बिकॉज हम 1-1 हो चुके थे। अच्छा। तो मेरा जीतने से ही डिसीजन आता। अच्छा। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी एंड यू आर प्लेइंग लास्ट, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है और प्रेशर भी बहुत होता है, बहुत प्रेशर होता है। बट ये है कि जैसे मैंने कहा, एक बार अंदर घुस गए तो सर वो कितना ही चिल्ला रहा हो, वो नहीं सुनाई देता है। एक मोमेंट के बाद नहीं सुनाई देता है कि भाई इतने इनग्रोस हो जाते हैं। तो मैं वो मैच कहूँगी। जी। सुरभि, आप एक महिला हैं तो ये बात ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी कि जो बालिकाएं या जो बच्चियां स्क्वॉश खेलना चाहती हैं उनके लिए क्या विज़न रखती हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और स्पेशली राजस्थान की हम बात करेंगे तो किस तरह से उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जो वो आगे बढ़ सकें? मैम अब मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि स्क्वॉश ही नहीं, कोई भी गेम खेल रहे हैं आप, तो आप सही पता करके, क्योंकि स्पोर्ट्स जो स्पेशली रैकेट स्पोर्ट्स होते हैं ये 90% टेक्निक पे होते हैं। तो सही जगह जाना और सही कोचिंग इनिशियली प्राप्त करना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि अगर टेक्निक नहीं होती है तो बच्चे को थोड़ा सा लैगिंग करना पड़ता है आफ्टर अ वाइल। फिर उसको चेंज करना, उसके मसल मेमोरी में जो चीज चली गई है उसको बदलना बहुत बहुत समय लगता है, एंड इट्स वेरी डीमोरलाइजिंग फॉर अ प्लेयर। वो बच्चा जो उसको हम कह रहे हैं नहीं भैया रैकेट ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, वो कह रहा है यार मैं तो शुरू से ऐसे पकड़ रहा हूँ, अब आप ऐसे कह रहे हैं। मैं जीत रहा हूँ, बट मुझे ये पता है कि आज तो जीत रहा है, कल नहीं ये होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैम ये होता है कि आप सही जगह जाएं। ये काम पेरेंट्स का होता है, एक बच्चा नहीं बता सकता आपको। सही नॉलेज और सही आदमी के पास जाना। मैं ये नहीं कहती कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर है तो वही अच्छा कोच होगा, बट एक सही कोच होना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लाइफ में, क्योंकि छोटी छोटी चीजें वो ही इम्बाइब करता है। बिल्कुल। एक खेल का कल्चर वो इम्बाइब करता है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कोचेस के लिए जो होती है वो ये होती है, जो आजकल की मैं कम देखती हूँ, वो सिर्फ जिताने के लिए बच्चे को उतारते हैं। हमको शुरू में उन्हें सिखाने के लिए मैचेस खिलाने चाहिए, जीत तो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज मेरा ये कहना होता है कि पेरेंट्स का ये काम है कि वो अपने एरिया में जहाँ पे भी है, स्क्वॉश या कोई भी गेम है, उसकी थोड़ी सी
पता करें, आजकल डेटा मिलना बहुत आसान भी है, आप पता कीजिए और सही जगह अपने बच्चे को जो वो खेल खेलना चाहता है उस जगह आप ले जाके छोड़िए और फिर उस कोच में फेथ रखिए कि वो आपके बच्चे के लिए बेस्ट करेगा। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सुरभि, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, लेकिन उनको आगे का रास्ता नहीं पता होता कि उन्हें स्टेट लेवल पे कहाँ कैसे जाना है, या उन्हें अगर नेशनल खेलना है तो एक सही मार्गदर्शन क्या होना चाहिए, उनके लिए राइट वे क्या होना चाहिए, तो वो कैसे पता करें? मैम, उसके लिए आजकल हर फेडरेशन की वेबसाइट होती है जी, हर फेडरेशन की अपनी एप्स है, आप उनको डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ही एक सर्किट खेलना है आपको उसकी सारी डिटेल आएगी कि आप ऐसे अपने आप को भरिए। ये जो 10 साल का मैं चेंज बता रही हूँ वो है। आप जैसे ही जाएंगे और आप जब अपने कोच के पास जाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि अब ये डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट आएगा, अब ये स्टेट का टूर्नामेंट है, अब ये नेशनल का टूर्नामेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली उस पे आपको ले जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है नॉलेज, राइट नॉलेज लेना। आप नेट पे लिखिए, आपको सब मिलेगा कि भाई मुझे मान लीजिए हैंडबॉल खेलना है तो उस एसोसिएशन के आदमी के पास आप पता कीजिए कि सर मैं यहाँ खेलता हूँ, मैं किस आदमी से इस डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलूं, या वॉलीबॉल खेलता हूँ या स्क्वॉश खेलता हूँ, मैं किससे इसकी जानकारी प्राप्त करूँ। तो आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। इट्स वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर इन दिस वर्ल्ड फॉर दीस किड्स। बट उसके साथ साथ मैम, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, कोई ना कोई जना उस खेल को वहां खिला रहा होगा या नहीं खिला रहा होगा, तो आप फोन कॉल्स और ये सब अवेलेबल है, आप उनके थ्रू टच में आइए। एंड आई एम श्योर कि हम लोग हैं ही इसलिए कि हम एक सही रास्ता दे पाए, बाकी फिर चूज करना उनकी। सुरभि, इस देश में हर इंसान एक मेहनत करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है अपने अपने क्षेत्र में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा बन जाते हैं। अब जब एक हम फेमस चेहरा बन जाते हैं तो हमारे अपने फैंस होते हैं, वो हमसे मिलते हैं। सुरभि को अपने फैंस से मिलना आज और पहले कैसा लगा? बस सर, इनसे मिलना तो अच्छा यही लगता है कि आपने कुछ किया है, उसकी रिकग्निशन मिल रही है आपको। जैसे आज हम यहाँ हैं, ये भी एक रिकग्निशन है हमारे लिए, तो ये एक अच्छी फीलिंग आती है। और सर मेरा तो ये मानना है कि अगर उनमें से एक आदमी भी स्क्वॉश पिक करता है या मेरे कुछ भी बोलने से, हम जब स्कूल कॉलेजेस में बोलते हैं, अगर उससे एक भी आदमी उसको अपनी लाइफ में डाल ले और अगर एक वो चेंज ले आता है, तो मेरा कहना, मेरा बोलना और मेरा होना, एक मैं उसे एक सफल चीज मानती हूँ। एंड खुशी तो सर बहुत होती है जब लोग मिलते हैं, आपको ये कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है। दूसरा ये एक मुझे मोटिवेट करता है। आई एम अ पर्सन हु गेट्स मोटिवेटेड टू डू मोर, कि आप और कीजिए, ताकि आज 10 लोग मिले हैं, कल 20 मिलेंगे, तो वो 20 से 40 होगा, 40 से वो 80 होगा। तो कीप वर्किंग हार्ड, दैट्स व्हाट आई फील। काफी अच्छी जानकारी बताई सुरभि। हाँ, आप कुछ कह रही थी, बताइए। जिस तरह फैंस हमें मोटिवेट करते हैं, उसी तरह जो हमें अवार्ड्स मिलते हैं हमारे अच्छे काम के लिए, उत्कृष्ट कार्यों के लिए, वो भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। प्रणय, सुरभि को बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। किस तरह के अवार्ड से आपको नवाजा गया है? मेरे को जो राजस्थान गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड होता है प्लेयर का, महाराणा प्रताप, वो अवार्ड मिला हुआ है। आई थिंक प्रोबेबली आई एम द यंगेस्ट रेसिपिएंट एट दैट एज, जब मुझे मिला था। आई वाज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ दैट। उससे क्या फर्क पड़ा मैम कि एक बच्चे को ये बिलीव हुआ कि हाँ, अगर हम इसको करेंगे तो हमें कुछ मिलता है। जी। नॉट दैट हम उसके लिए खेल रहे थे, बट हमको जब कुछ रास्ते में कोई नहीं है, एक पीठ ही थपथपा देता है आदमी, आप मुस्कुरा देते हैं उसको, उसकी वही जीत है। बिकॉज मैम उसको ये तो पता होता है कि आज जीत रहा हूँ। जैसे आप क्रिकेट में देखने जाएंगे, कुछ दिन पहले यही हार्दिक पांड्या पे पूरा बम्बई बू चिल्ला रहा था, और वही हार्दिक पांड्या ने जब छक्का मारा और आप जीते, थिंग्स चेंज्ड। आपने बिल्कुल सही कहा। तो काफी अच्छी, बहुत ही शानदार आपने जानकारी दी है। आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका उत्साह बढ़ गया होगा। तो जो आने वाली पीढ़ी है, चलते चलते एक छोटा सा संदेश कि वो किस तरह से आगे बढ़े। मैं आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान की सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप में जितना टैलेंट है और आपके लिए ये वर्ल्ड एक प्लेन कैनवस है, इट इज अप टू यू टू पुट द कलर्स इन देम, और उसको वैसी पिक्चर बनाइए जैसा आप बनाना चाहते हैं। बट उसके लिए सबको
अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट बनानी पड़ेंगी, तब जाकर के आप उसको अचीव कर पाएंगे। डिफ़िकल्ट से मेरा कहने का मतलब है आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। बिल्कुल, और बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, मैं ये कहूँगी आज के एक बच्चे के लिए। लेकिन वही लोग अच्छा करेंगे सर मैम जो लोग इन डिस्ट्रैक्शंस को पार कर जाएंगे। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। बिल्कुल। बहुत सही अपने संदेश इफ यू दिए। वांट टू अचीव समथिंग, जी। डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जिंदगी बहुत के बड़ी चीज़ है। 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। तो जी। सर मैं ये नहीं मानती कि आप लाइफ में हाँ, हार सकते हैं हाँ। कोई टाइम पे, बट कभी भी आप फेल नहीं हो। बिल्कुल। हार और फेल एक बहुत अलग चीज। बहुत सही आपने जानकारी दी, बहुत अच्छी आपने बातचीत करी, और एक जो खिलाड़ी का उत्साह होता है ना प्रज्ञा, वो निखर के आपके चेहरे पे आया। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद सुरभि मिश्रा, आप आई अलवेलो राजस्थान में और बिल्कुल। खिलाड़ियों को आपने मोटिवेट किया है अपने मोटिवेशन के साथ। जी। तो आज अपना समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि मेरे माध्यम से अगर कुछ लोग जी कुछ समझ पाएं और कुछ आगे बढ़ पाएं, तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। जी। बिल्कुल। और मुझसे किसी को कोई जानकारी चाहिए हो, जैसे आपने कहा, जी 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 मैं हमेशा यहाँ के बच्चों के लिए अवेलेबल हूँ। आजकल तो सोशल मीडिया जी, सबसे जी। आसान बिल्कुल, तरीका है बिल्कुल। टू रीच आउट पीपल। जी। एंड हम सब, मैं अपने ही नहीं, राजस्थान के हर खिलाड़ी की तरफ से ही कहूंगी जो सुरभि जी मुझे बहुत सी बातें और भी करने का मन कर रहा है, लेकिन लेकिन अब समय समय की इजाजत सुइयां नहीं दे बोलती रहा। है कि Thank अब रुक जाइए। तो हाँ। प्रणय चले। तो सुरभि जी ने और हमने मिलकर जिस तरह से अपने आप को पोषित करने वाली बात कही है, आप भी इसमें पीछे मत रहिएगा। मोटा अनाज खाना सीखिए, पोषण सप्ताह में हमारे भागीदार बनिए और आने वाली पीढ़ी को भी बहुत तंदुरुस्त बनाइए। अगले अलबेलो राजस्थान में आपसे फिर मुलाकात होगी। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को, प्रज्ञा को। हम फिर मिलेंगे।